बड़ी खबर के साथ। कल सरकार और संगठन के बीच बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। कल बीजेपी के सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है। इससे पहले कल शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। कल मुख्यमंत्री आवास पर हुई सरकार और संगठन की समन्वय बैठक के बाद संगठन की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक को यूपी की सियासत के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रदेश महामंत्री भी शामिल होंगे। सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को आज फोन करके कल लखनऊ आने के लिए कहा गया है। और हम आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी के कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में कल शामिल होने वाले हैं। देखिए, राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष जो कल सुबह की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचेंगे, यानी वो इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन के महामंत्री सुनील बंसल इस बैठक के हिस्सा होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रदेश महामंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, लखनऊ बीजेपी के केंद्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने सरकार के 2 मंत्रियों स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना को भी मुलाकात के लिए कल बुलाया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है इस बैठक से जुड़ी हुई। कल होने वाली यूपी भाजपा की मीटिंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। भाजपा के केंद्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष भी शामिल होंगे। भाजपा नेताओं से बैठक के बाद मंत्रियों से बातचीत होगी। बीएल संतोष 2 मंत्रियों से बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से बात करेंगे बीएल संतोष। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना से भी बात करेंगे बीएल संतोष। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कल की बैठक से जुड़ी हुई भाजपा के केंद्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष कल इस बैठक में शामिल होंगे और फिर मंत्रियों से भी बीएल संतोष बात करेंगे। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, ये जो सुगबुगाहट लखनऊ में देखने को मिल रही है, केंद्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष का बैठक में शामिल होना और फिर 2 मंत्रियों को मुलाकात के लिए बुलाना, किस ओर इशारा करती है अनुभव? देखिए, ये संगठन के लिहाज से तो बड़ी बैठक है, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव संगठन है बीएल संतोष और वो लखनऊ आ रहे हैं। वो भी तब जब कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। और इतना ही नहीं, जो प्रभारी है यूपी के राधा मोहन सिंह, वो भी लखनऊ आ रहे हैं। सभी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, काशी, ब्रज, कानपुर, अवध, सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है। और जो पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, जिनको प्रभार मिला हुआ है, प्रभारी हैं वो क्षेत्रों के, उनको भी बैठक में बुलाया गया है। ये माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से सतर्क है, अभी से उसकी तैयारी हो गई है, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे उसके अनुकूल नहीं आए। पार्टी को लग रहा है कि हमें बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। इस लिहाज से भी ये बैठक महत्वपूर्ण। और दूसरा, पिछले कुछ दिनों से जो गहमा गहमी हमने देखा है, अभी कल मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक हुई, संगठन की सरकार की बैठक हुई, संगठन ने कुछ अपनी बातें रखी हैं। ऐसे में अब कल ये बड़ी बैठक हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी जब गहमा गहमी है तो बैठक में उस पर भी चर्चा जरूर होगी। और ये बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जहां पर हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। ये बैठक 12 बजे शुरू हो जाएगी। उसके बाद बीएल संतोष ने 2 मंत्रियों को बुलाया है, जिनमें एक स्वास्थ्य मंत्री है जयप्रताप सिंह, वो तकरीबन 1:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे, उनको कहा गया है। और उन्होंने, चूंकि उनके कुछ और कार्यक्रम लगे हुए हैं सुबह, तो वो 1:30 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे। अब ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना के सेकेंड वेव में जो स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत रही उत्तर प्रदेश में, ऑक्सीजन की कमी रही, बेड की कमी रही, दवाओं की किल्लत रही, उस पर बीएल संतोष कोई बात कर सकते हैं, जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मंत्री संसदीय कार्य मामलों के मंत्री सुरेश खन्ना को भी बुलाया गया। सीनियर लीडर है पार्टी के, वो उनसे भी बीएल संतोष कुछ जानकारी जरूर लेंगे कि आखिर जो सेकेंड वेव आई उसमें कहां पर क्या कमी रह गई, क्या चीजें और बेहतर हो। बिल्कुल, यानी अनुभव, देखिए बहुत सारे पहलू हैं जिन पर कल बैठक में चर्चा की जाएगी और बैठक के बाद तक भी उसके जो असर हैं वो देखने को मिलेंगे। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते आगे, यूपी की नदियों में शव के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर फतेहपुर से सामने आई है, जहां गंगा नदी में आज 6 शव मिले। वहीं जो दूसरी तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो उन्नाव की है, जहां गंगा नदी में कई शव बहते हुए मिले। फतेहपुर जिले में आज गंगा नदी में 6 शव बहते हुए मिलने से हड़कंप मच गया, जहां जिला प्रशासन ने गंगा नदी से शव को बाहर निकाल शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार करवा दिया। गंगा नदी में बहते शव की सूचना के बाद एसडीएम सदर प्रमोद झा सहित नायब तहसीलदार पुलिस फोर्स के साथ गंगा नदी में स्टीमर से गंगा नदी का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं एसडीएम सदर प्रमोद झा ने बताया कि सुबह फोन से सूचना मिली कि एक शव गंगा नदी में बह रहा है, जिसके बाद मौके पर एसओ को भेजा गया। जानकारी के बाद एसडीएम लालगंज ने गंगा में स्टीमर से दौरा किया तो 6 शव बहते हुए मिले। हालांकि सभी शवों को बाहर निकालकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। गंगा नदी में बिठौरा के सामने शव जैसी कोई चीज उतरा रही है। इस सूचना पर हमने थाना अध्यक्ष हुसैनगंज को कॉल किया और उनको बताया कि जाकर इसको देखिए, अगर शव जैसी कोई चीज़ है तो तत्काल उसके लिए आवश्यक कार्यवाही करें। वो गए तो उन्होंने देखा कि रायबरेली की तरफ किनारे वो शव गंगा जी में लगा हुआ था। बताया कि साहब काफ़ी पुराना शव है, दूर से, क्योंकि कई शवनुमा अन्य चीज़ें भी थी जिस पर ये कन्फर्म नहीं था कि वो भी शव है। अंत तक जाकर के कुल 6 शव निकाले गए जो काफ़ी पुराने थे, शिनाख्त नहीं हो सकी। उनका अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक वहीं बिठौरा घाट पर करा दिया गया है। और संदीप केसरवानी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, देखिए, ये जो 6 शव हैं इनका तो अंतिम संस्कार करवा दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कितनी और लावारिस लाशें हैं जिन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया गया है प्रशासन की नाक के नीचे। जैसा कि बाची बता दूं कि आज जब 600 बहते हुए जब गंगा में मिले तो उसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। जिला प्रशासन मौके पे पहुंच करके जहां स्टीमर के जरिए पूरे गंगा नदी पर विजिट किया, तभी जहां जगह जगह पे 600 मिले, वहीं एसडीएम से जब इस बारे में बात की गई तो उनका ये कहना था कि ये 100 जो काफी पुराने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये 100 ये बक्सर घाट के पास से बह करके फतेहपुर की ओर आए हैं बह करके, जिसकी सूचना के बाद एसओ सहित लालगंज के भी एसडीएम को सूचित किया गया। लालगंज के एसडीएम भी गंगा घाट के किनारे पहुंचे और जो 100 वहां पे मिलते जा रहे हैं उनका अंतिम संस्कार जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी 100 आज मिला हुआ था, तो जिसको वहां पे मौके पहुंच करके प्रशासन द्वारा उसका अंतिम संस्कार कराया गया। और वहीं बिठौरा में भी 600 मिले हुए हैं जिसका अंतिम संस्कार कराया गया है। जी प्राची, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो देखिए, अब लगातार छानबीन की जा रही है और जो शव गंगा में बहकर आ रहे हैं उनका अंतिम संस्कार भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये जिम्मेदारी पहले ही प्रशासन समझ लेता तो ये नौबत ना आती। महोबा में कचरा गाड़ी में शव रखकर पोस्टमार्टम हाउस ले जाने के मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खरेला थाना पुलिस ने शव को कचरा गाड़ी में रखा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ। एबीपी गंगा पर खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद एएसपी ने जांच के आदेश दिए। सीओ चरखारी को 24 घंटे में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। इस मामले में रिपोर्ट के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी चरखारी को निर्देशित किया गया है कि वे 24 घंटे के अंदर इस प्रकरण की जांच करके आख्या प्रस्तुत करें। जांच उपरांत इस प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको यूपी का कोरोना अपडेट भी बता देते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 41,214 रह गई है, जो 30 अप्रैल की पीक संख्या 3,10,783 की तुलना में 86.75% है। उन्होंने बताया कि आज कोरोना के 1908 पॉजिटिव मामले आए हैं, जो 24 अप्रैल को आए 38,055 मामलों की तुलना में लगभग 5% है। यूपी में रिकवरी 96.4% हो रही है, जबकि संक्रमण की चपेट में आने से 140 लोगों की मौत हो गई है। केस भी देखेंगे तो जो आज 1908 केसेस आए हैं, वो जो 24 अप्रैल को 38,055 केस आए थे, उसकी तुलना में
ये लगभग 5% रह गए और रिकवरी का प्रतिशत इस समय प्रदेश में बढ़कर के 96.4% हो गया है, 96.4%। कल पोर्टल पर जो हमारे कोविड संक्रमित व्यक्ति हैं, उनमें से 140 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। और अब खबर वाराणसी से, जहां कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का एक डोज काफी है। बीएचयू के वैज्ञानिक ने शोध किया है। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने इस पर शोध किया है और पीएम को पत्र लिखकर भी सुझाव दिया गया है। तो बीएचयू के वैज्ञानिक ने शोध किया है, जिसके मुताबिक जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, उन लोगों के लिए वैक्सीन का सिर्फ एक डोज ही काफी है। ये शोध किया गया है और बाकायदा एक पत्र लिखा गया है और ये सुझाव पीएम मोदी को दिया गया है। तीरथ सिंह रावत जब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब एक बार फिर तीरथ सिंह रावत ने अपने एक ऐसे ही बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उनकी जबान फिसल गई और उन्होंने दावा कर दिया कि उत्तराखंड में आजादी के बाद से कभी चीनी नहीं दी गई। दरअसल शुक्रवार को ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने कैबिनेट मीटिंग में चीनी देने का फैसला लिया था। इसके तहत 3 महीने यानी जून, जुलाई और अगस्त में 2 किलो चीनी कार्ड पर 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाएगी। सीएम तीरथ सिंह रावत उत्तरकाशी दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने मंच से कह डाला कि आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार अगर चीनी देने का काम सुख दुख आपदा में कर रही है तो वो बीजेपी की सरकार है। सीएम के मुंह से शब्द क्या छूटे, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ। किसी भी दुख में, कष्ट में, कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं। कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ। किसी भी दुख में, कष्ट में, कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं। कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ। किसी भी दुख में, कष्ट में, कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं। कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। उधर सीएम तीरथ सिंह रावत के चीनी वाले बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि उनके समय में चीनी 13.5 रुपए किलो मिलती थी। पहले राशन कार्ड पर 13 रुपए 60 पैसे किलो जो है चीनी जो है उपभोक्ता को मिलती थी। बड़ा अफसोस है कि मुख्यमंत्री को ज्ञान ही नहीं है। कह रहे आजादी के बाद कभी आज तक चीनी नहीं मिली, मैं ही चीनी दे रहा हूं और वो भी 3 महीने के लिए। ये ज्ञान का अभाव नहीं तो और क्या है। या तो मुख्यमंत्री जी ने कभी राशन कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, आप और हमने तो रोज राशन कार्ड इस्तेमाल किया है। जब तक केंद्र में और राज्य में कांग्रेस की सरकार रही तब तक जो है गरीब आदमी को 13 रुपए 60 पैसे किलो जो है चीनी मिलती थी। हालांकि गलत कहा, हमें अपने बचपन का याद है। कम मिलती थी पर चीनी मिलती थी राशन की दुकानों में। तो ये गलत कहा। ये तो उन्हें राय देने वाले और सुझाव देने वाले। लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस पर हमला हुआ है। पुलिस द्वारा लॉकडाउन में सख्ती करने पर लोग भड़क गए। सब्जी का ठेला हटाने को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद लोगों ने पुलिस की पिटाई कर दी। घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। चिन्हट थाना क्षेत्र के कामता चौकी का यह पूरा मामला है। राजधानी लखनऊ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है और इस दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर पुलिस सख्ती कर रही है। और इसी दौरान जब पुलिस सड़क पर लग रहे ठेलों को हटाने के लिए पहुंची तो वहां पर पुलिस के साथ हाथापाई हो गई। पुलिस पर हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सब्जी का ठेला हटाने को लेकर यह कहासुनी हुई थी और देखते ही देखते इस कहासुनी में मार पिटाई शुरू हो गई। उधर ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। कब्जे से कार, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। कब्जे से कार, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। लखनऊ में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें जालसाज को इंदिरा नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुआ युवक लड़कियों से धर्म बदलकर शादियां करता था, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था।
मिली जानकारी के मुताबिक युवक आजमगढ़ का रहने वाला है। इस युवक ने अब इंदिरा नगर के सेक्टर 9 इलाके में रहने वाली एक युवती को अपना निशाना बनाया और उससे नाम बदलकर शादी कर ली। अब तक 3 शादियां कर चुका है और इसके 7 बच्चे भी। दिनांक 29/5/2021 को आदमी द्वारा तहरीर दिया गया, थाना इंदिरा नगर क्षेत्र की रहने वाली है वो। उसने बताया कि आदित्य प्रताप सिंह उर्फ आबिद हवारी नामक एक व्यक्ति, जो हिंदू व्यक्ति बन करके उसको फंसाया। वो अपने आप को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताता था। वो यहाँ अंसल में रहता है और मूलतः वो आजमगढ़ का निवासी है। उसने उसके साथ दोस्ताना संबंध बनाए। उसके बाद डरा धमका के उसके साथ निकाह करने का प्रयास किया। ऐसा ना करने पर उसने वो उसकी जो व्यक्तिगत वीडियो है उसको वायरल करने के लिए बोला। आपने भी शादी नहीं की, मेरी शादी हुई थी, मेरी बीवी मर गई, मेरा एक छोटा बेटा है, उसको एक माँ मिल जाएगी और आपको भी एक परिवार मिल जाएगा। तो हमने ठीक है, फिर हमने कहा मेरे घर वालों से इस विषय में बात करो। तो उस बीच हम दोनों की मित्रता हो गई और इसने कुछ मेरी ऐसी फ़ोटो ले ली। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है। तो हमने कहा कि बताया इसने कि मेरा नाम आबिद हवारी है। तो हमने कहा तुम मुस्लिम हो और मैं हिंदू हूँ तो नहीं हो सकता। इसने कहा कि इसने फिर कहा कि तुम्हारी कुछ फ़ोटो है और जबरन मेरे घर में जबरन मेरे साथ निकाह किया और यहाँ रहना, मारपीट करता रहा, सब करता रहा, प्रताड़ित करता रहा, पैसे हमसे लेता रहा। और फिर इसने मेरा धन परिवर्तन किया, मेरा नाम शिवाली था, इसने मेरा नाम ऐसा रखाया और ये इसी तरह मुझे प्रताड़ित करते रहा। इतने साल से बराबर प्रताड़ित करता रहा। मऊ के एक बीजेपी नेता की एक और करतूत सामने आई है। इस वीडियो में बीजेपी नेता अपने साथी के मुंह में नोट डालकर डांस करने के लिए उकसा रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो 29 मई की रात का एक बारात का है, जहां कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं 29 को ही इस नेता का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें वो 500-500 के नोट उड़ाता दिख रहा था। आपको बता दें कि इस नेता पर, इसके साथ साथ सभी भाइयों पर अवैध अंग्रेजी शराब का अवैध व्यापार करने के मामले में केस दर्ज हुआ था। हापुड़ में सोशल मीडिया पर हाथों में पिस्टल लिए हुए एक शख्स का फोटो वायरल हुआ था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। साथ ही थाना प्रभारी ने युवाओं से लोकप्रियता के लिए ऐसी हरकतें नहीं करने की भी अपील की। पीलीभीत में कोरोना का इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टर का खुलासा हुआ है। शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग सहित ड्रग्स इंस्पेक्टर ने क्लिनिक पर छापेमारी की है। मौके से महंगे इंजेक्शन सहित कई दवाएं भी बरामद की गई हैं। मामला जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर का है। टीम ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर फर्जी क्लिनिक को सील कर दिया है। कल जो है हमको एक जानकारी मिली थी कि जराकोटे में कोई डॉक्टर हैं, वो BMS भी नहीं है ना MBBS है, लेकिन वो वहाँ पर मरीज़ देख रहे हैं और अधिक दामों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे हैं, लगा रहे हैं। तो हमने अपने पूरनपुर के MOIC और ड्रग इंस्पेक्टर मैडम को जो है वहाँ मौके पर विज़िट के लिए भेजा था, निरीक्षण के लिए। तो उन्होंने निरीक्षण में पाया कि वहाँ पर जो है कुछ दवाएं और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिसिन्स कुछ प्राप्त हुई थी, जो कि ले ली गई हैं, जब्त कर ली गई हैं और उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए उस दुकान को भी सील कर दिया। कानपुर पुलिस ने BIITS NGO के साथ मिलकर कोविड से सही हुए मरीजों के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की। इस पहल में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट भी अपनी भूमिका निभाएगी। इस कार्यक्रम के द्वारा कोविड से ठीक हुए मरीजों को मुफ्त डॉक्टरी सलाह दी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस लाइन में की गई। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को शुरू किया। ये योगी सरकार का और पहले का नहीं है, इशू कानून का और सिस्टम का है। अगर कानपुर की मेयर को किसी ने शिकायत करी कि यहाँ पर मंदिर के ऊपर अवैध कब्जा हो गया, तो उसको देखने के लिए वो गई थी। देखने के पश्चात उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को पूरी बात बता दिया। आगे का काम करना सिस्टम का काम है कि जो भी नियमानुसार उसका होगा उसको खाली कराने की आवश्यकता पड़ेगी तो खाली भी कराएंगे और वहाँ पर मंदिर